बिहार सभी राज्यों से आखिर इतना पीछे क्यों है? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता बिहार को, कितना ज्यादा फायदा होता, आज हम कितना ज्यादा और डेवलप कर जाते। क्या इसके पीछे पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है? बिहार को कितना ठगा जाएगा बताइए तो। झूठ बोलता, बिहार को चीट करता, या फिर बिहार में कोई रिसोर्स ही नहीं है? 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब सभी राज्यों में लगभग गरीबी थी, अनपढ़ लोग थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। फिर आज 78 साल बाद बिहार ही इतना सबसे पीछे क्यों रह गया? आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। जबकि बिहार के पास गंगा नदी है, इंडिया की सबसे बेस्ट फर्टाइल जमीन है और यूथ पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, फिर क्या रीजन है कि आज बिहार 90s में जी रहा है? ब्रिटिश ने 1793 में बिहार में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया, इसे हम जमींदारी प्रथा कहते हैं, जिसमें बिहार के किसान जमीन के मालिक नहीं होते थे, उनसे बस टैक्स लिया जाता था और ऊपर से जमींदार लोग फसल लगाने में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे। इससे इफेक्ट ये आया कि किसान कभी खुलकर अपने जमीन पर इन्वेस्ट किया ही नहीं और एग्रीकल्चर वीक होता चला गया और डेवलपमेंट कभी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट ही नहीं हुआ। बाकी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, साउथ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रोतवारी सिस्टम था, जहां किसान खुद के जमीन के मालिक थे और उन्होंने खुल के अपने जमीन पर इन्वेस्ट किया। और ब्रिटिश के बाद 1952 में भारत सरकार ने राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू की, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल, आयरन जैसे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स को यूज करके इंडिया में इंडस्ट्री लगाने का प्लान किया। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पड़ा। बिहार के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर उसके बावजूद बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ बिहार के नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी स्टेट में भर भर के ले जाया गया। इसका फायदा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में उठाया गया, जहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट बनाए गए और बिहार सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया। इस पॉलिसी ने बिहार के नेचुरल एडवांटेज को दबा दिया, तो जॉब्स यहाँ आ नहीं पाए और विकास रुक गया और माइग्रेशन बढ़ता गया। फिर आखिरकार इस पॉलिसी को 1993 में लिबरलाइजेशन के दौरान समाप्त किया गया और उस वक्त बिहार का इंडस्ट्रियल बेस कमजोर हो चुका था। बस इतना ही नहीं, बिहार को लूटने में पॉलिटिकल लीडर्स का भी उतना ही बड़ा हाथ रहा है, जिनमें से मैं उन मेजर लीडर्स की बात करूंगा जिन्हें बिहार को चेंज करने में बड़ा हाथ। 1946 से 1961 के बीच श्री कृष्णा सिन्हा बिहार के सीएम बने, जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की और किसानों को रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड दिया और उन्होंने राजेंद्र सेतु, बरौनी रिफाइनरी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। एजुकेशन और सोशल इक्विटी पे जोर दिया, क्योंकि उस वक्त आजादी का जज्बा था, तो उन दिनों बिहार देश का सबसे गुड गवर्नेंस राज्य बन गया। फिर 1960 से 1975 तक सत्येंद्र नारायण सिन्हा, केदार पांडे जैसे लीडर्स ने एजुकेशन, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए। हालांकि मूल रूप से काम धीरे हो रहा था, लेकिन बेस लगभग ठीक ही चल रहा था। और फिर आया 1990 का दौर, जिसने बिहार को पूरा खोखला बना दिया। उस टाइम बिहार का सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बनी, जिन्होंने 1990 से 2005 तक पावर अपने हाथ में लिया। उस वक्त बैकवर्ड क्लास लोग को रिलीफ दी गई, पर उसके साथ ही एक दहशत फैलाई गई, जिसे लोगों ने नाम दिया जंगल राज, जहां किडनैपिंग, चोरी और क्राइम बढ़ा। और उसी के साथ फोर्डर स्कैम का मामला सामने आया, जिसमें 950 करोड़ का फ्रॉड किया गया बिहार में, जहां सोशल जस्टिस के नाम पर कास्ट पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी गई और इससे बिहार के जनता पर आर्थिक प्रभाव पड़ा और जीडीपी नीचे गिरता चला गया और इससे बिहार का डाउनफॉल और बढ़ता चला गया। और ये सब जब चल रहा था, तो उसी के बीच झारखंड के लोग 1917 से 2000 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, आदिवासी महासभा जैसे कई नारा वहाँ के झारखंड के लोग लगाते थे। उस टाइम झारखंड और बिहार एक ही था, इसलिए झारखंड के लोगों का ये कहना था कि हमारे पास रिसोर्सेज है, बांध है और खनिज है, लेकिन विकास नहीं है। जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर पूरे देश को लोहा और बिजली दे रहा था, लेकिन झारखंड के गाँव में न बिजली, न सड़क और न पानी। पटना में झारखंड के डेवलपमेंट के डिसीजंस लिए तो जाते थे, पर झारखंड के जमीन पर उनका असर नहीं दिखता था। और तभी इस झगड़े ने जन्म लिया कि हमारा राज्य हम लोगों का होना चाहिए। और आखिर में 15 नवंबर 2000 बिहार और झारखंड अलग हो गया। पावर प्लांट्स, स्टील फैक्ट्री सब चली गई और बिहार के पास रह गया ज्यादा पॉपुलेशन और कम रिसोर्स। कुछ तरक्की नहीं किया। हम लोग देख लीजिए, बहुत बेरोजगार, इतना बेरोजगार हो गया ना बिहार में कि कुछ कहने की।
बहुत बेरोजगार हूँ। पर झारखंड में इसका इम्पैक्ट अच्छा रहा, जैसे माइंस, धनबाद कोल, बोकारो स्टील, एनटीपीसी इंडस्ट्री को पावर और कंट्रोल भी ज्यादा मिला और रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हुए। पर जिन आदिवासियों के नाम पर राज बना, उनका जीवन वैसा का वैसा ही रह गया। जहां साल 2005 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने और अभी तक चल रहे हैं, जिनमें उन्होंने रोड, ब्रिजेस, पावर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर में 50+ रिजर्वेशन सीट्स और गर्ल साइकिल, टीचर रिक्वायरमेंट और आईसीटी रिफॉर्म, राइट टू सर्विसेज, लैंड रजिस्ट्रेशन जैसे कई सारे स्कीम्स लाए गए। ये सब शुरुआत तो जोरदार रही। उस टाइम लोगों को ये लगा कि बिहार ट्रैक पर आ रहा है, पर असलियत ये थी कि बिजली आए पर फैक्ट्री नहीं आया, स्कूल्स आए पर टीचर्स नहीं आए, हॉस्पिटल्स आए लेकिन डॉक्टर्स और दवा वहां पर नहीं अवेलेबल था। उस वक्त रोजगार का सपना तो दिखाया गया, पर आज बिहार के लाखों यंगस्टर बिहार को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब में मजदूरी करते हैं, क्योंकि बिहार में एजुकेशन दी ही नहीं गई। सबसे होनहार बच्चा बताइए हमको। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भगत सिंह बताओ। महात्मा गांधी बता दो, वो तो सबको पता होता है। इंडस्ट्री की बात करें तो बिहार में कोई बड़ा उद्योग या आईटी पार्क नहीं लगा। अंबानी हो या टाटा, सब ने बिहार से मुंह मोड़ लिया और करप्शन पूछो ही नहीं। और आज भी ब्लॉक ऑफिस से लेके राशन कार्ड, हर जगह चाय पानी के बिना काम ही नहीं होता। ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो 50,000 रुपये का डिमांड करता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन पैसा कौन मांगता है? तकरीबन कर्मचारी मांगता है, जिसका ये फुटेज आप देखिए, ये बिहार का है। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा है। बस ग्रेजुएशन ही नहीं, मास्टर्स, पीएचडी तक यहाँ डिग्री चीट करके ही मिलती है, क्योंकि पढ़ाई यहाँ के कॉलेज में होती ही नहीं है। पढ़ाई तो दूर की बात है, आप यहाँ के क्लासरूम्स को देखिए। न फैंस चलती है, बेंच टूटी है, स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, टीचर प्रेजेंट नहीं है, बस उनको आना है, एग्जाम देना है और डिग्री लेना है। मोदी क्या है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, यस यूसी। खैर, हमने ये तो देख लिया कि बिहार पीछे क्यों होता जा रहा है, लेकिन अब इसके सॉल्यूशंस भी देखते हैं। बिहार का विकास तब होगा जब हम सिर्फ प्रॉब्लम बताने से ज्यादा ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे। मैं सारे फैक्टर्स को इंक्लूड तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मेजर फैक्टर बता सकता हूं। और हाँ, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी नजर में सबसे मेजर फैक्टर्स क्या हैं। एजुकेशन में सुधार के लिए हर पंचायत लेवल पर एक डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम सेटअप होना चाहिए, जहां लोकल ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देकर टीचर बनाया जाए। इससे नौकरी भी मिलेगी और एजुकेशन का क्वालिटी भी बढ़ेगा। स्मार्ट क्लासरूम्स इसलिए नेसेसरी हैं क्योंकि डिजिटल लाइफ में डिजिटल चीजों की जानकारी जरूरी नहीं, जरूरत है। हेल्थ के लिए मोबाइल मेडिकल्स वैन्स और टेलीमेडिसिन सेंटर्स हर ब्लॉक पे लॉन्च हो, जो डायरेक्टली एम्स, पटना या नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल से लिंक्ड हो। रोजगार के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को क्लस्टर मॉडल में बेच दिया जाए। बेरोजगार आदमी हमको यूज करना चाहते हैं। इसी 3 साल से हम 2020 में भी आवेदन किए, 21 में भी किए, 22 में भी किए, तो नहीं हो रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने अपने सिटीज के लोकल नागरिकों को गवर्नमेंट सपोर्ट करके सस्ती जमीन, स्टार्टअप सब्सिडी और 0 इंटरेस्ट लोन दें, ताकि बिहार के लोग एक कदम उठकर लोकल लोग छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप करें। ऐसे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और उनका लोन इंटरेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चुकेगा ही, और बिहार एक नए दिशा में अपनी पहचान बनाएगा। और किसानों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, 80% बिहार के किसान खेती पर डिपेंडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी टेक्निक्स देनी चाहिए, ताकि उनका फसल कभी बर्बाद ना हो और बेहतर दाम मिले। सरकार ग्राम लेवल पर ट्रेनिंग दे, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे मॉडर्न टेक्निक्स लाए, और एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर छोटे छोटे किसानों को ग्रुप में जोड़ा जाए, जिससे कि वो बिना एजेंट के सीधे मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सके। और अब सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, बिहार टूरिज्म। बिहार में टूरिज्म और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कमी नहीं है, जिनमें बिहार का गहरा इतिहास रहा है, जैसे गया जी, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पावापुरी और विक्रमशिला। ऐसी जगहों पे बहुत हाई लेवल पे टूरिज्म है, और इन सबों में से सबसे महत्वपूर्ण इतिहास गया जी का रहा है। गया जी में स्थित एक पवित्र स्थल है बोध गया, जहां बुद्ध भगवान को बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई, और यहीं से बुद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, और ओवर वर्ल्ड से भर के बौद्ध और सभी रिलीजन के लोग यहाँ आते हैं। पर यहाँ का बोध गया रीजन नॉर्मल डेवलप है, बट एज अ बिग हब ऑफ टूरिस्ट मेनली फॉर
बुद्धिज्म रिलीजन, उन लोगों का ये तीर्थ धाम भी है और यहाँ फॉरेन आते हैं पर यहाँ के टूरिस्ट ज्यादातर बैड एक्सपीरियंस ही लेके जाते हैं। और गया जी में स्थित एक और सबसे पवित्र मंदिर है विष्णुपद, जहाँ विष्णु भगवान के साक्षात चरण का निशान है। मेनली यहाँ पूरे इंडिया से हिंदूज अपने लाइफ में एक बार आकर पितृदान जरूर करते हैं, जिसे हम पिंडदान भी कहते हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ मंगला गौरी शक्तिपीठ भी है, ढुंगेश्वरी हिल, बराबर केव्स, रामशिला, सीताकुंड, ब्रह्मजोनी जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ अच्छे अच्छे टूरिज्म है। बट यहाँ के डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये एक छोटा सा गांव ऐसा शहर है और बिहार का कैपिटल पटना इतना तो छोड़ो, इसका 50% भी डेवलप नहीं है। ना यहाँ के रोड कनेक्टिविटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना गुड टूरिज्म, ना मार्केट, ना मेट्रो, ना कैब, कुछ भी नहीं। बस एक नॉर्मल सिटी जैसे इसका कोई इतिहास ही ना हो। बिहार का इमेज और भी खराब होता है जब इन जगहों पर स्मार्ट टूरिस्ट जोन्स नहीं बनाया जाएगा। अगर हर टूरिस्ट स्पॉट पर 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में पूरा फुल डेवलपमेंट हो, जैसे होटल्स, फूड स्टॉल्स, शॉप, कैब्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, लोकल आर्ट मार्केट रहेगा, तो ना सिर्फ लाखों टूरिज्म रेवेन्यू आएगा बल्कि लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और धीरे धीरे बिहार एक पहचान के साथ विकसित राज्य बन जाएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।